हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख क्रॉसिंग द लाइन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख नॉर्थ दिल्ली के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह GS पेपर 2 के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अस्पताल, बाहरी भीतरी का खेल। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस जनित महामारी के दुष्चक्र में फंसी है, तब शासकों और प्रशासकों के सामने चुनौती इस बात की है कि कैसे वे खुद की काबिलियत को साबित करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वैश्विक महामारी ने सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया है और सरकारें चुनौतियों से निपटने में पिछड़ती दिख रही हैं। इन तमाम मामलों में स्वास्थ्य क्षेत्र की खामियों का उजागर होना सबसे अहम है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यापक कमी पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए एक ऐसी घोषणा की जिसकी चारों तरफ आलोचना होने लगी। अपने सीमित संसाधनों की दुहाई देकर सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में अब केवल दिल्ली वासियों का ही इलाज हो सकेगा। देश के दूसरे राज्यों के लोग इन अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकेंगे। ऐसे में दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में ही दूसरे राज्यों के मरीज इलाज करा सकेंगे। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए पलट दिया और सभी राज्यों के मरीजों के लिए दिल्ली के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई कि क्या एक राज्य के निवासी को दूसरे राज्यों में किसी सुविधा को लेने से रोका जा सकता है। सवाल है कि जब संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, तब क्या एक राज्य सरकार दूसरे राज्य के निवासी को मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है। सवाल है कि इन मामलों में अदालतों का क्या रुख रहा है। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाने का उन्हें अधिकार है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे मामलों पर राज्य सरकारें कानून बनाकर दूसरे राज्यों के निवासियों के रास्ते बंद कर सकती है। आइए विचार करते हैं। आइए पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है और जुलाई के आखिर तक दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच जाएगी। इस दौरान दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड न मिलने की कई शिकायतें मिली। स्वास्थ्य सेवाओं के चरमरा जाने की खबर से सरकार और प्रशासन दोनों की आलोचना होने लगी। इसी बीच दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजधानी के अस्पतालों में केवल यहाँ के निवासियों को ही सुविधाएं दी जाएं, नहीं तो 2-3 दिन के भीतर सभी अस्पताल भर जाएंगे। इसी सुझाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में अब केवल दिल्ली वासी ही इलाज करा सकेंगे। इस प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से रोकने का यह पहला मामला है जब किसी सरकार ने दूसरे राज्यों के निवासियों को किसी सेवा से पूरी तरह वंचित करने का आदेश दिया हो। हालांकि आंशिक रूप से दूसरे कई राज्यों की सरकारें स्थानीय निवासियों के लिए कानून बनाती रही हैं। 2014 में कर्नाटक सरकार ने नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण को हरी झंडी दी थी। सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए 70% सीट रिजर्व कर दी। ग्रुप डी की नौकरियों में तो सरकार ने 100% कन्नड़ भाषियों की भर्ती का ऐलान किया था। इसी तरह पिछले ही साल मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 70% सीटें आरक्षित करने वाला कानून पास किया था। 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीयों के लिए 80% सीट रिजर्व करने की घोषणा की थी। इसके अलावा राज्य चुनाव के समय कई राजनीतिक दल चुनावी वादे के तहत भी स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। अगर वापस दिल्ली पर लौटे तो यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार ने इस तरह के कार्यकारी आदेश दिए हों। इससे पहले साल 2018 में भी दिल्ली सरकार इस तरह के आदेश दे चुकी है। तब दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बाहरियों के लिए सेवा को सीमित किया गया था। सरकार के मुताबिक तब सिर्फ दिल्ली वासी ही बड़ी जांच करवा सकते थे। बाहरी लोगों के लिए खून जांच, एक्सरे जैसी छोटी सेवाएं ही मुफ्त रखी गई थी। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए 80% सीट आरक्षित कर दी थी। सरकार के मुताबिक यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और वह इसके नतीजे देखना चाहती थी।
लेकिन इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने सरकार के आदेश को पलट दिया। अब सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिए। जब 2018 में दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिल्ली वासियों को प्राथमिकता देने की बात की थी, तब भी सरकार ने संसाधन की कमी का तर्क दिया था, जैसा कि मौजूदा संकट में दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा, राज्य वित्तीय समस्याओं या बुनियादी ढांचे और मैन पावर की कमी का हवाला देकर अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य एक नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है, विशेष रूप से वैसी आवश्यक सुविधाएं जो संविधान के दिए गए मौलिक अधिकार के तहत आती हैं। कोर्ट ने सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के जीने का अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है और अनुच्छेद 14 की समानता का अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों में भेदभाव न करे। कोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा दिए गए तर्क इतने व्यापक या उचित नहीं थे कि सरकार इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से बच जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार क्लास विद इन क्लास की थ्योरी पर काम करना चाह रही है, जो कि गलत है। जब कोई सरकार एक ही तरह के लोगों को 2 या अधिक वर्गों में विभाजित करने का प्रयास करती है, तब इसे क्लास विद इन क्लास कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि एक ही तरह के लोगों को 2 वर्गों में इस तरह विभाजित नहीं किया जा सकता कि देश का एक नागरिक तो एक अस्पताल में इलाज की सुविधा हासिल करता रहे, लेकिन दूसरा नागरिक सुविधा से वंचित रहे। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वर्गीकरण तभी उचित माना जाएगा जब उसके दिए गए तर्क वाजिब हों, यानी संविधान के अनुसार रीजनेबल क्लासिफिकेशन तभी माना जाएगा जब एक को अंदर करने और दूसरे को बाहर रखने के बीच एक तार्किक संबंध हो। लेकिन इस मामले में कोई तार्किकता नजर नहीं आ रही, क्योंकि सभी एक ही देश के नागरिक हैं और समान रूप से जरूरतमंद हैं। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने सरकार की मांग को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं कि नागरिक अधिकार के बारे में संविधान क्या कहता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है और यहाँ दोहरी राज पद्धति है, लेकिन संविधान में एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है, यानी हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, न कि किसी राज्य का। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में संघीय व्यवस्था है, वहां दोहरी नागरिकता पद्धति को अपनाया गया है। लेकिन दोहरी नागरिकता में व्यक्ति को देश की सुविधा तो प्राप्त होती ही है, उस राज्य की विशेष सुविधा भी प्राप्त होती है जहां की नागरिकता उसे हासिल है, यानी दोहरी नागरिकता होने के कारण उसे दोहरे अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था में भेदभाव की समस्या पैदा हो सकती है। राज्य अपने निवासियों में मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर भेदभाव कर सकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में सभी नागरिकों को देश भर में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका जन्म कहाँ हुआ है और वह कहाँ का निवासी है। उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में भारत के नागरिकों को देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आजादी दी गई है। इसी तरह अनुच्छेद 19(1)(e) में यह प्रावधान है कि भारत का नागरिक देश के किसी भी कोने में निवास कर सकता है और नागरिक चाहे जहां भी निवास करे, उसे मौलिक सुविधाओं और अधिकारों की जरूरत तो होती ही है। इससे पता चलता है कि नागरिक जहां निवास करेगा वहां वह अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। चूंकि अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है, लिहाजा स्वास्थ्य सुविधा किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिससे कोई भी राज्य सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती है। हालांकि संविधान में कुछ अपवाद भी हैं और ये विशेष व्यवस्था के तौर पर देखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(3) के मुताबिक संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। सार्वजनिक रोजगार यानी निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 इसी से संबंधित है, जिसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास अनिवार्य था। हालांकि 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया था। इसी तरह निवास एवं घूमने की आजादी अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है
और यह व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि बचाने के लिए की गई है। फिर अनुच्छेद 15 में भेदभाव के निषेध के लिए निवास स्थान को भी एक आधार बताया गया है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो राज्य के निवासियों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकार का फैसला संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने से संबंधित ना हो। आइए निष्कर्ष की बात करते हैं। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। कुछ अधिकारों की चर्चा तो संविधान में स्पष्ट रूप से की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो दूसरे अधिकारों में निहित हैं। निजता का अधिकार एक ऐसा ही अधिकार है जिसकी प्रत्यक्ष चर्चा संविधान में तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर बताया कि यह अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में निहित है। इसी तरह स्वास्थ्य का अधिकार की भी प्रत्यक्ष चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक व्याख्या कर इसे अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में निहित बताया। 1996 में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधा को अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार का एक अंग माना था। कोर्ट ने तब दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकता और इसे हर राज्य में लागू करने का आदेश दिया था। चूंकि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है, इसलिए इसे देश के किसी भी कोने में बिना भेदभाव के हासिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में किसी के अधिकार को तभी कम किया जा सकता है जब इस संबंध में कोई कानून बनाया गया हो, जैसा कि अपवाद में हमने इस बारे में चर्चा की थी। स्वास्थ्य राज्य सूची का मामला है और राज्य सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन कानून बनाते समय सरकार को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि नई व्यवस्था और मौलिक अधिकार के बीच कोई टकराहट न हो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मौजूदा वक्त में देश महामारी के संकट से जूझ रहा है। महामारी के समय सरकारें दी एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत भी काम करती हैं। इस कानून में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खतरनाक महामारी से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वे संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर कोई व्यवस्था करे। ऐसे सभी अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाले मामले हों, उनका प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे इतर मामले में राज्य सरकारें विशेष व्यवस्था बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट की व्यवस्था कोई भी राज्य कर सकता है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता और इसके लिए वह बाध्य है, क्योंकि यह अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। बहरहाल सरकारों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके फैसले किसी भी नागरिक अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए ना हो, बल्कि वे किसी प्रकार के वर्गीकरण के लिए उचित तर्क का सहारा ले, ताकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। क्या राज्य सरकारों को नागरिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार है? राज्य के निवासियों के लिए विशेष व्यवस्था करते समय सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विवेचना कीजिए।